विज्ञान सच तक पहुंचने की कुंजी है। मैक्स प्लैंक का ये कहना आज के हमारे विषय पर एकदम फिट बैठता है। आज हम परमाणु संलयन ऊर्जा मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी पर बात कर रहे हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी करने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने की ज़बरदस्त क्षमता है। ये चर्चा हाल की डेवलपमेंट्स और जो जानकारी अलग अलग स्रोतों से जैसे द प्रिंट में छपे लेखों से भी सामने आई है उस पर आधारित है। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये टॉपिक मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से बहुत ज़रूरी हो सकता है। अभी हाल में कुछ बहुत ही रोमांचक चीज़ें हुई हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने फ्यूजन स्टार्टअप्स के साथ डील की है। हाँ, कॉमनवेल्थ फ्यूजन सिस्टम्स और हेलियॉन एनर्जी के साथ। बिल्कुल, बिजली खरीदने के लिए। और उनका लक्ष्य है 2028 से 2030 तक फ्यूजन से बनी बिजली पाना। जरा सोचें, कुछ साल पहले तक तो ये सब बस कल्पना जैसा लगता था। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले आप बता सकती हैं कि ये परमाणु संलयन आखिर होता क्या है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, आसान भाषा में कहें तो परमाणु संलयन वो प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के परमाणु जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, वो बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव में जुड़कर एक भारी परमाणु जैसे हीलियम बनाते हैं। और इस प्रोसेस में आइंस्टीन का जो मशहूर समीकरण है E=mc², उसके हिसाब से कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है और इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। अच्छा, जैसे सूरज में होता है। बिल्कुल, सूरज और बाकी तारों में यही होता है। ये न्यूक्लियर फिजन यानी परमाणु विखंडन से अलग है, जिसमें भारी परमाणु टूटता है। संलयन के फायदे कई हैं। एक तो फिशन से कई ज्यादा ऊर्जा, दूसरा इसमें लंबे समय तक टिकने वाला रेडियोधर्मी कचरा लगभग नहीं बनता। ओह अच्छा, ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जी हाँ, और इसमें किसी बड़ी दुर्घटना का खतरा भी बहुत कम होता है, मतलब वैसी अनियंत्रित चेन रिएक्शन वाली दुर्घटना का। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ी चुनौती है इसमें। वो क्या है? हमें सूरज के कोर से भी ज्यादा तापमान पैदा करना होता है, मतलब करोड़ों डिग्री सेल्सियस, और उसे बनाए रखना होता है ताकि रिएक्शन अपने आप चलता रहे, जिसे इग्निशन कहते हैं। इस तापमान पर सब कुछ प्लाज्मा बन जाता है, जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। पर अब लगता है कि इस चुनौती से निपटने में कुछ तेजी आई है ना? जैसे कुछ नए आविष्कारों की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, इसमें काफी प्रगति हुई है। जैसे वो नए पदार्थ जिनसे हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर बन रहे हैं। सही कहा, उनसे बहुत शक्तिशाली मैग्नेट बन पाए हैं, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। तो उनसे प्लाज्मा को संभालना आसान हो गया। हाँ, वो प्लाज्मा को बेहतर तरीके से कन्फाइन करते हैं, मतलब एक सीमित जगह में रखते हैं, और इससे रिएक्टर का डिजाइन कॉम्पैक्ट हो सकता है, ज्यादा कुशल हो सकता है। और मशीन लर्निंग और एआई का भी इसमें हाथ है शायद। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प है। एआई और जो नए कंप्यूटेशनल टूल्स हैं, वो इस मुश्किल प्लाज्मा के व्यवहार को समझने और उसे कंट्रोल करने में बहुत मदद कर रहे हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी अब काफी आगे बढ़ चुकी है। जी हाँ, और इस पे दुनिया भर में काम चल रहा है। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो ITER सबसे बड़ा नाम है। हाँ, वो फ्रांस वाला प्रोजेक्ट जिसमें कई देश शामिल हैं। हाँ, 35 देश। उनका लक्ष्य है फ्यूजन से नेट एनर्जी गेन दिखाना, मतलब जितनी ऊर्जा लगाई उससे ज्यादा पाना। और इसमें भारत का भी बहुत अहम रोल है। भारत का क्या योगदान है उसमें? हमने उसका जो बहुत बड़ा वैक्यूम चेंबर है, जिसे क्रायोस्टेट कहते हैं, वो डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है। और साथ ही क्रायोलाइंस भी, जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को ठंडा रखती हैं। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। जी, इसके अलावा अमेरिका में NIF है, नेशनल इग्निशन फैसिलिटी। उन्होंने लेजर से फ्यूजन करके दिसंबर 2022 में पहली बार नेट एनर्जी गेन हासिल किया था। हाँ, वो खबर आई थी, बड़ी उपलब्धि थी वो। बिल्कुल। और यूके का जेट, चीन का ईस्ट, ये सब भी प्लाज्मा स्थिरता और तापमान के रिकॉर्ड बना रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर, उनका क्या हाल है? प्राइवेट सेक्टर तो आजकल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई स्टार्टअप्स हैं जिन्हें अच्छी फंडिंग मिली है, जैसे MIT से निकला CFS कॉमनवेल्थ फ्यूजन सिस्टम्स, कैलिफोर्निया में TA टेक्नोलॉजीज है, हेलियॉन एनर्जी है, वॉशिंगटन में कनाडा की जनरल फ्यूजन है। मतलब काफी सारी कंपनियां आ गई हैं मैदान में। हाँ, और ये सब नए नए डिजाइन और तकनीकें ला रही हैं। इनके लक्ष्य भी बहुत बड़े हैं। क्या लक्ष्य हैं? वो इसी दशक के अंत तक या फिर 2030 के आसपास तक कमर्शियल बिजली बनाना शुरू करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत जल्दी की बात लग रही है। हाँ, महत्वाकांक्षी तो है। अब अगर भारत की बात करें तो ITR में भागीदारी के अलावा और क्या हो रहा है?
देखिए, भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डीए के जरिए आईटीआर में तो शामिल है ही, और सरकार की योजना 2050 तक अपना खुद का ग्रिड से जुड़ा फ्यूजन रिएक्टर बनाने की भी है। ये तो ठीक है, लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ हो रहा है भारत में? यहीं पर थोड़ी चिंता की बात है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो प्राइवेट फ्यूजन स्टार्टअप्स में अरबों डॉलर का निवेश आ रहा है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत में इस तरफ प्राइवेट निवेश काफी सीमित रहा है। तो आपको लगता है हम पीछे रह सकते हैं? देखिए, अगर हमने कुछ साल पहले इस फील्ड में अपने स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया होता, उनमें निवेश किया होता, तो शायद आज हमारी स्थिति और बेहतर होती। एक मौका शायद हाथ से निकल रहा है। ये सोचने वाली बात है। तो अभी आगे की राह में क्या बड़ी रुकावटें हैं? देखिए, प्रगति तो हुई है, लेकिन चुनौतियां अभी भी कई हैं। पहली तो यही कि लैब में नेट एनर्जी गेन हासिल करना एक बात है, और उसे लगातार कमर्शियल लेवल पर बनाए रखना दूसरी बात। सही। दूसरी बड़ी चुनौती है मटेरियल्स की। ऐसे पदार्थ और पुर्जे बनाना जो सालों तक भयंकर न्यूट्रॉन बमबारी और बहुत ज्यादा गर्मी के उतार चढ़ाव को झेल सकें। ये मटेरियल साइंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये तो होगा ही। तीसरी बात है लागत की। फ्यूजन से बनी बिजली को आखिर में सोलर, विंड या मौजूदा न्यूक्लियर फिशन बिजली के मुकाबले सस्ता या बराबर होना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, बिल्कुल। और चौथी चुनौती है रेगुलेशन, नियम कानून बनाना। फिर जो दुर्लभ आइसोटॉप चाहिए, जैसे ट्रिटियम या हीलियम-3, उनकी सप्लाई चेन बनाना और सुरक्षा के मानक तय करना। तो सवाल यही उठता है कि क्या टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स ये सब मिलकर इन बाधाओं को समय पर पार कर पाएंगे? तो अगर हम सारी बात को समेटें तो ऐसा लगता है कि परमाणु संलयन ऊर्जा जो कभी बहुत दूर का सपना लगती थी, वो अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और नई टेक्नोलॉजी के दम पर शायद इसी दशक के अंत तक या अगले दशक में हकीकत बन सकती है। हाँ, काफी करीब आ रही है। और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया का एनर्जी सीन बदल सकता है। क्लाइमेट चेंज से लड़ाई में एक बहुत बड़ा हथियार मिल सकता है हमें। निश्चित रूप से चुनौतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह से वैज्ञानिक समझ, इंजीनियरिंग की ताकत और प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी एक साथ आ रही है, वो इस सपने को यानी साफ, भरपूर और सुरक्षित फ्यूजन ऊर्जा के सपने को पहले से कहीं ज्यादा पास ला रही है। यहाँ एक और बात सोचने वाली है। अगर कुछ ही देश इस टेक्नोलॉजी में पहले महारत हासिल कर लेते हैं, तो भविष्य में इसके जियोपॉलिटिकल असर क्या होंगे? ये भी एक अहम सवाल है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यूपीएससी की तैयारी करने वालों और इस विषय में रुचि रखने वाले सभी सुनने वालों के लिए ये डेवलपमेंट्स ट्रैक करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। याद रखिएगा, ये विषय मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए काम का हो सकता है।